टाइप्स ऑफ एरर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एरर्स। और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन फेज या लेबॉर्ट्री में जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं या टेस्टिंग कर रहे होते हैं या फिर आप एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, उसके दौरान ऐसे कौन से एरर्स हैं जो कि आपको फेस करने पड़ सकते हैं। वो एरर्स किस टाइप के होते हैं और वो हम आज के टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देख लेते हैं। सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ द टेस्ट। एक टेस्ट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी कैसे होती है, एक टेस्ट को हम कैसे कह सकते हैं ये सेंसिटिव है या स्पेसिफिक है। सो व्हाट इज़ सेंसिटिविटी। अब इसमें होता ये है कि जो आप टेस्ट, जो ऐसे या जो भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, उस टेस्ट में क्या एबिलिटी है कि वो कम से कम कंसंट्रेशन जो कि स्पेसिमेन में प्रेजेंट है उसको मेजर कर सके। इसे कहते हैं सेंसिटिविटी, यानी द एसेज एबिलिटी टू डिटेक्ट वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इन अ बायोलॉजिकल specimen, the smallest concentration that can be accurately measured. And then what is specificity? Specificity होती है कि जो आप सब्सटेंस मेजर करना चाह रहे हैं उसे वही मेजर करना चाहिए। जैसे आप ग्लूकोज मेजर करना चाह रहे हैं पेशेंट के सैंपल में, तो उसे वही मेजर करना चाहिए। इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन essay to measure one particular substance rather than others in a sample. A method's ability to measure only the analyte of interest. सेंसिटिविटी क्या है? कम से कम कंसंट्रेशन को मेजर करना। और स्पेसिफिटी ये है कि जो आपको सब्सटेंस चाहिए या आप जो मेजर करना चाह रहे हैं, टेस्ट जो भी ऐसे है या जो भी किट है वो उसी को ही मेजर करें। देन ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। इस ग्राफ में दो कैटेगरीज बनाई गई हैं, डिज़ीज़ और टेस्ट। डिज़ीज़ में क्या है? डिज़ीज़ प्रेजेंस और डिज़ीज़ की एब्सेंस। और टेस्ट में क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर तो डिज़ीज़ प्रेजेंट हो और टेस्ट भी पॉजिटिव आए, इसका मतलब है वो टेस्ट है ट्रू पॉजिटिव। अगर तो पेशेंट में डिज़ीज़ प्रेजेंट है और टेस्ट नेगेटिव आए, इसका मतलब है वो फॉल्स नेगेटिव है। और अगर पेशेंट में डिज़ीज़ एब्सेंट है और टेस्ट पॉजिटिव आए, इसका मतलब है वो फॉल्स पॉजिटिव है। और अगर पेशेंट में डिज़ीज़ एब्सेंट है और टेस्ट भी नेगेटिव है, इसका मतलब है वो ट्रू नेगेटिव है। ओके, अगर डिज़ीज़ प्रेजेंट, टेस्ट भी पॉजिटिव, इसका मतलब है वो ट्रू पॉजिटिव। अगर डिज़ीज़ नहीं है, टेस्ट भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब वो ट्रू नेगेटिव है। बाकी दोनों फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव है। देन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी होती है कि एक एक्सेप्टेड वैल्यू होती है किसी भी कोई भी टेस्ट होते हैं, उनकी एक एक्सेप्टेड वैल्यू है जो कि हम यूजुअली मीन कंसिडर करते हैं जब हम एलजी चार्ट बनाते हैं। एक एक्सेप्टेड वैल्यू होती है, उसके करीब करीब जितनी वैल्यूज़ आएँ उसे कहते हैं एक्यूरेसी। सो व्हाट इज़ एक्यूरेसी? एक्यूरेसी रिलेट्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट्स टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। जितना ट्रू वैल्यू के करीब करीब आपकी वैल्यूज़ आएंगे, इसका मतलब है उतना ही वो एक्यूरेट रिजल्ट है। देन व्हाट इज़ प्रिसीजन? प्रिसीजन ये कि आप बार बार एक टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और वो सेम वैल्यूज़ दे। ओके, व्हाट इज़ प्रिसीजन? इट रिलेट्स टू द कंसिस्टेंसी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट। क्या आप बार बार परफॉर्म करें, बार बार आपको टेस्ट वही मिल रहे हैं, दिस इज़ प्रिसीजन। सो ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ में एक्यूरेट, इनएक्यूरेट, प्रिसाइज और इम्प्रिसाइज की कैटेगरीज बनी हैं। अब यहाँ पे जो येलो है इसको हम कंसिडर करते हैं, लेट सपोज इट इज़ अ ट्रू वैल्यू। ओके, और ये जो ब्लैक है वो ये हमारी मेजरमेंट्स आ रही हैं। सो अगर द वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रू वैल्यू के सब करीब भी हों और बार बार सेम भी आ रही हों, तो उस रिज़ल्ट को हम कहेंगे वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। एक्यूरेट किस तरह? ट्रू वैल्यू के करीब है। प्रिसाइज किस तरह? बार बार सेम आ रही हैं। अगर हम इस ग्राफ में देखें तो इनएक्यूरेट और प्रिसाइज की कैटेगरी है। इनएक्यूरेट मीन कि ये क्लोज वैल्यू से दूर होगी, लेकिन प्रिसाइज होगी, बार बार सेम रिजल्ट्स आएंगे। दिस इज़ इनएक्यूरेट एंड प्रिसाइज। नेक्स्ट है, अब ये देखें, ये ट्रू वैल्यू के करीब तो हैं बट ये बार बार सेम वैल्यूज़ नहीं हैं जिस तरह इन यहाँ पे आई थी। सो ये क्या है? एक्यूरेट तो हैं बट ये इम्प्रिसाइज है। फिर ये क्या है? इनएक्यूरेट और इम्प्रिसाइज। अब इसमें क्या आ जाता है कि
कैसे ये इनएक्यूरेट है, ये ट्रू वैल्यू से दूर हैं, और किस तरह से ये इम्प्रिसाइज हैं, ये बार बार परफॉर्म करने से सेम नहीं आ रही। सो दिस इज़ इनएक्यूरेट एंड इम्प्रिसाइज। अच्छा, अब यहाँ लिखा है सिस्टमैटिक एरर और यहाँ पे रैंडम एरर। ये हम आगे चल के इसकी डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि ये किस कैटेगरी की बात हो रही है। ये इस कैटेगरी की बात हो रही है कि अगर तो हमारे टेस्ट इनएक्यूरेट हों, यानी क्लोज वैल्यू से दूर हों, लेकिन बार बार सेम आए, तो उसे कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। वो कुछ सिस्टम में एरर होगा। इनएक्यूरेट एंड प्रिसाइज। और रैंडम एरर क्या होगा? रैंडम एरर में क्या होगा? प्रिसीजन इफेक्ट होगी, यानी कि बार बार जो है वो आपकी वैल्यूज़ सेम नहीं आएगी, उसे हम कहेंगे रैंडम एरर। या हम आगे चल के इनकी डिटेल्स देखते हैं, व्हाट इज़ सिस्टमैटिक एरर एंड व्हाट इज़ रैंडम एरर। अच्छा, अब इसमें जो कंट्रोल्स हम लगाते हैं, 2 L1 L2 कंट्रोल्स, उनकी फिर LJ चार्ट हम बनाते हैं, फिर उसकी जो है वो हम वैल्यूज़ देखते हैं, उससे हम डिटरमाइन करते हैं कि क्या हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू रेंज में है या आउट ऑफ रेंज हैं। फिर उससे हम डिटरमाइन भी करते हैं कि क्या सिस्टमैटिक एरर है या रैंडम एरर है। The technologist or technician performing the test should look for the systematic and random error। वो हमें LJ चार्ट से ही पता चलता है। तो हम LJ चार्ट के लेक्चर में हम ये चीज़ें दोबारा देखेंगे कि LJ चार्ट में फिर हम जो भी आपकी रेंजेस आएंगी उससे हम डिटरमाइन करेंगे क्या ये रैंडम एरर है या सिस्टमेटिक एरर है। अभी फ़िलहाल हम इनकी डिटेल्स देखते हैं कि सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, क्यों होता है। सिस्टमेटिक एरर नाम से ज़ाहिर है ये सिस्टम में कोई ख़राबी होगी। सिस्टम मीन जो आप लेबॉर्ट्री में जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई ख़राबी होगी। दीज आर द कंसिस्टेंट एरर्स। ओके, एक तो ये कंसिस्टेंट एरर्स हैं, ये बार बार सेम वैल्यूज़ आएंगी इसमें। ओके, सिस्टमेटिक बार बार सेम वैल्यू आएगी। सिस्टमेटिक एरर की ये खसूसियत है, बार बार सेम वैल्यू होगी। अ सिस्टमेटिक एरर अकर व्हेन रीडिंग्स आर अबव और बिलो द ट्रू वैल्यू बाय फिक्स अमाउंट। अभी जो अबव और बिलो द ट्रू वैल्यू का मतलब है कि ये इनएक्यूरेट होगा, मींस कि ट्रू वैल्यू से या तो अबव होगा या बिलो होगा, मींस के करीब नहीं होगा। और बाय फिक्स अमाउंट, फिक्स अमाउंट मतलब वो प्रिसाइज होगा, बार बार सेम अमाउंट आएगी बट दूर होगा। जैसे कि इस चार्ट में हमने देखा था कि बार बार सेम अमाउंट आएगी बट ट्रू वैल्यू से दूर होगा। सो इट इज़ कॉल्ड द सिस्टमैटिक एरर। These errors result due to problem in instrumental method, यानी सिस्टम में कोई मसला होगा। सिस्टम मीन्स मशीनरी जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई मसला होगा। तो हम देख लेते हैं क्या है मशीनरी में इशू। मशीनरी पे यहाँ पे इशू है जी, सबसे पहले हाईलाइटेड चीज़ों में रिएजेंट्स, इंस्ट्रूमेंट, कंट्रोल सीरा और वेवलेंथ, ये सारे रिलेटेड हैं सिस्टम से। यूज़ ऑफ रिएजेंट्स दैट कंटेन इम्प्योर केमिकल्स और prepared wrongly, stored incorrectly और used after their stated expiry date, यानी जो आप reagents यूज़ कर रहे हैं वो उनमें ख़राबी है। क्या ख़राबी है? या तो वो impure हैं, या बनाए से ही नहीं हैं, या स्टोर से ही नहीं किए गए, या एक्सपायर हैं। ओके, सो ये तो हो गई reagents में। अब इंस्ट्रूमेंट में क्या ख़राबी हो सकती है? इंस्ट्रूमेंट में करेक्ट और इनफ्रीक्वेंट कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सो इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन होती है, इंस्ट्रूमेंट को हमें सेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द जो भी हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो अगर वो कैलिब्रेटेड नहीं होगा प्रॉपरली, या गलत तरीके से कैलिब्रेट हो, या कैलिब्रेट ना किया जाए डेली, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आगे कंट्रोल सीरा। जो आप कंट्रोल सीरा आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी गलत बना सकते हैं आप, वो भी इनकरेक्ट हो सकते हैं, वो भी एक्सपायर हो सकते हैं। और टेस्ट बीइंग रीड इन इनकरेक्ट वेवलेंथ। आपको पता है जो भी हम टेस्ट कर रहे होते हैं मशीनरी में, उसमें कहीं ना कहीं कोई वेवलेंथ इन्वॉल्व होते हैं, जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या कलरीमेट्री मेथड्स हैं, इनमें वेवलेंथ्स यूज़ होती हैं। तो वो वेवलेंथ जो है इनकरेक्ट हों तो उस वजह से भी सिस्टमेटिक एरर हो सकता है। अच्छा, जो चेंज होता है वैल्यूज़ में जो हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, या तो वो ग्रेजुअल होता है, ग्रेजुअल मीन आहिस्ता आहिस्ता हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो रेंज से बाहर होती जाती हैं, तो उसे कहते हैं हम ट्रेंड।
The change in the mean may be gradual and demonstrated as a trend in control values, or it may be abrupt and demonstrated as a shift in control values. ये जो चेंज होता है या तो ग्रेजुअली आपकी वैल्यूज़ आउट ऑफ कंट्रोल होती जाती है या एकदम से सारी की सारी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है. सो ये क्या होता है कि ये और इट अकर्स इन ओनली वन डायरेक्शन, यानी मीन के एक साइड पे ये वैल्यू सारी आती है. वो हम आगे चल के देखते हैं कि वो कैसे आती हैं. सो व्हाट इज़ ट्रेंड? ट्रेंड क्या है? अ ट्रेंड इंडिकेट्स अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ रिलायबिलिटी इन द टेस्ट सिस्टम. आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम में कोई ऐसी ख़राबी आती जाती है जो कि ट्रेंड कॉज करती है, जो कि आपकी वैल्यूज़ को गलत देना शुरू हो जाती है. आपकी जो कंट्रोल वैल्यूज़ हैं वो गलत आना शुरू हो जाती हैं. सो ये किस वजह से होता है? अभी हम पढ़ चुके हैं जैसे सिस्टमेटिक एरर, उसी की ये टाइप है. तो ये डिटोरिएशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइट सोर्स. अब इसमें जितनी भी मिस्टेक्स होंगी वो उनके साथ ग्रेजुअल लिखा गया, मीन्स कि वो ग्रेजुअली होंगी. ट्रेंड की पहचान ये है कि वो ग्रेजुअल लॉस होता है कुछ भी सिस्टम में. सिस्टम में ग्रेजुअली लाइट सोर्स डिटेरियोरेट हो, ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्रिस इन द सैंपल और रिएजेंट ट्यूबिंग, और ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्रिस उन इलेक्ट्रोड जो आप यूज़ कर रहे हैं उनमें जो डेब्रिस है वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होना शुरू हो जाए, या रिएजेंट या सैंपल की ट्यूबिंग में कुछ डेब्रिस हो, या फिर ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन ऑफ कंट्रोल मटेरियल ही आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होते जा रहे हों. अब है शिफ्ट. शिफ्ट क्या है कि एकदम से सारी की सारी वैल्यू जो हैं वो आउट ऑफ रेंज होना शुरू हो जाए और मीन की एक साइड पे होना शुरू हो जाए. abrupt change in control values are defined as shifts. अचानक से कंट्रोल वैल्यूज चेंज होना शुरू हो जाएंगी. शिफ्ट इन क्वालिटी कंट्रोल रिप्रेजेंट अ सडन और ड्रामेटिक पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज इन द टेस्ट सिस्टम. कैसे? क्यूसी डेटा में पॉजिटिव मीन्स कि ये इस साइड पे आ सकता है, या नेगेटिव चेंज इस साइड पे आ सकता है. वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी चेंज आ सकता है. इट क्यों हो सकता है? सडन फेलियर और चेंज इन द लाइट सोर्स. अचानक से आपकी लाइट सोर्स में कोई मसला आ जाए, वो फेल हो जाए, और रिएजेंट फॉर्मुलेशन में कोई अचानक से मसला आ जाए, या फेलियर इन रिएजेंट डिस्पेंस सिस्टम है उसमें कोई मसला आ जाए. तो अचानक से जो भी ऐसा कोई मसला आ जाए तो उसकी वजह से शिफ्ट होता है. अब यहाँ पे इन दो ग्राफ्स में नज़र आ रहा है ट्रेंड और शिफ्ट का. अब ये देखिए ट्रेंड, ये आपका मीन था, ये मीन था, और ये आपकी कंट्रोल वैल्यूज़ हैं. अब ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये क्या कर रही हैं? रेंज से बाहर होती जा रही हैं, यानी 360 को क्रॉस कर रही हैं. आहिस्ता आहिस्ता ये अबव जाती जा रही हैं, जो ट्रेंड को शो कर रही हैं. अब शिफ्ट में देख सकते हैं, ये शिफ्ट में क्या होगा कि अचानक से मीन के एक ही साइड पे वैल्यूज़ जो हैं वो ख़राब आना शुरू हो जाए. सो ये है कि ये शिफ्ट है. ओके, ये ट्रेंड है जो कि ग्रेजुअली मूव करेंगे आप, और ये शिफ्ट है एकदम से सारी आउट ऑफ रेंज होंगी. ओके, वो हो गया सिस्टमेटिक एरर जिसमें हमने पढ़ा कि सिस्टम में कोई ख़राबी हो सकती है. और दो टाइप्स होते हैं, ट्रेंड्स और शिफ्ट. ट्रेंड होगा ग्रेजुअली कोई चीज़ चेंज होगी, सिस्टम में इश्यूज़ होंगे, और जो शिफ्ट है वो अचानक से सिस्टम में कोई चेंजेस आना शुरू होंगे. अब है रैंडम एरर. रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम सिस्टम से रिलेटेड नहीं होता. रैंडम ह्यूमन, समटाइम्स ह्यूमन से रिलेटेड हो सकते हैं ऐसे एरर जो सिस्टम के अलावा जो चीज़ों में हो रहे होते हैं. दीज आर इरेगुलर और रैंडम एरर्स एंड इरिप्रोड्यूसिबिलिटी इन मेकिंग रेप्लिकेट मेजर. अब इसमें एक वर्ड है, इसका मतलब है इरिप्रोड्यूसिबिलिटी, या इसे कहते हैं इम्प्रिसाइज होना. यानी जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बार बार सेम नहीं आ रहे, वो इम्प्रिसाइज हैं. ओके, इट इज़ अनअवॉइडेबल. इट कैन अकर इन बोथ डायरेक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव में भी आ सकते हैं. दीज अफेक्ट द प्रिसीजन ऑफ द रिजल्ट. अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? कॉजेज़ इसके हैं फॉल्टी टेक्निक इंक्लूडिंग इनकरेक्ट एंड वेरिएबल पाइपेटिंग. आपने ऐसी टेक्निक यूज़ की जो पाइपेटिंग ह्यूमन जो आप पर्सन कर रहा होता है वो गलत कर रहा होता है. इनएडिक्वेट मिक्सिंग ऑफ सैंपल एंड रिएजेंट और इंक्यूबेशन ऑफ द टेस्ट. आपने सैंपल की मिक्सिंग अच्छे से नहीं की, रिएजेंट की मिक्सिंग या इंक्यूबेशन टाइम ठीक से नहीं किया, और टेम्परेचर ठीक नहीं था फॉर इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टाइम, या आपने प्रॉपर्ली जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उतने टाइम तक उसको इंक्यूबेट नहीं किया.
ग्लासवेयर डर्टी थे हैवी वर्कलोड की वजह से, इट रिजल्ट इन फॉल्टी टेक्निक और शॉर्टकट बीइंग टेकन। सम टाइम वर्कलोड ज़्यादा होता है, शॉर्टकट्स ले लेते हैं टेस्ट परफॉर्म करने के, उसकी वजह से भी आ सकता है। टू लो वर्कलोड, या तो वर्कलोड बहुत कम हो या रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, एरर्स बीइंग मेड। सम टाइम काम इतना कम होता है कि वो जो टेस्ट आ रहे होते हैं उसकी तरफ कंसंट्रेट नहीं करते और एरर कर देते हैं। फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज में खराबी आ सकती है, या कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि जैसे हेमोलिसिस और लाइपीमिक सैंपल्स हो सकते हैं, उनमें कोई इशू हो सकता है, उसकी वजह से रैंडम एरर आ जाता है। फिर आखिरी चीज़ है आउटलायर्स। व्हाट इज़ आउटलायर? आउटलायर एक ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जो कि बाकी डेटा से बिल्कुल हट के होती है। An outlying observation or outlier is the one that appear to deviate markedly from other member of the sample in which it occurs. So outlier जो है वो सबसे हटकर वैल्यू होती है जो कि अलार्मिंग भी होती है समटाइम्स। और so that's it. Thank you.